ऑन हो गया क्या? तो अब हम लोग सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में ऑन नहीं हुआ है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होता है इस चीज़ का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। और चैप्टर हम लोगों का कौन सा चल रहा है? तो चैप्टर है हम लोगों का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, अब इसकी स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, पहले समझिए बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बायो प्लस डिग्रेडेबल है। बायो का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिक। बायो का मतलब ऑर्गेनिक। और डिग्रेडेबल का मतलब क्या हो गया? डिकम्पोजिशन। डिग्रेडेबल का मतलब डिकम्पोजिशन। यानी कि नेचुरली जो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए, बैक्टीरिया, वायरस, वाटर मॉलिक्यूल, मॉइस्चर, एयर की उपस्थिति में, तो हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के नाम से जानेंगे। यानी कि द सब्सटेंसेस डिकम्पोज्ड in the presence of माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब की उपस्थिति में जो डिकम्पोज हो जाते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, मॉइस्चर, एयर, इन सब्सटेंसेज की उपस्थिति में अगर डिकम्पोज हो जाते हैं तो नेचुरली डिकम्पोजिशन हुआ। माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहाँ पाए जाते हैं? तो नेचर में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नेचर में, मॉइस्चर नेचर में पाए जाते हैं, एयर नेचर में पाए जाते हैं। तो नेचुरल सब्सटेंस की उपस्थिति में अगर किसी सब्सटेंसेज में डिकम्पोजिशन हो जाए तो उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। द सब्सटेंसेज डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉइस्चर, एयर, या तो हम कहेंगे क्या? नोन एज, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज जो होते हैं वो नेचर के लिए हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि नेचर में तो वो सब्सटेंस डिकम्पोज हो गया, सरगल हो गया, और सरगल के क्या बना दिया? मैन्योर का निर्माण कर दिया। तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होंगे वो सड़ने गलने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? किस में? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर किस में कन्वर्ट हो गए? मैन्योर में या फर्टिलाइजर्स में? मैन्योर्स में। और फर्टिलाइज़र किसे कहेंगे? तो वह सब्सटेंस, वह खाद जिसे हम सिंथेटिक प्रोसेस के माध्यम से फैक्ट्री या नहीं तो लेबोरेटरी में बनाते हैं, हम उस फर्टिलाइज़र को क्या कहते हैं? उस खाद को क्या नाम देंगे हम? फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र। अब मैन्योर किसे कहेंगे?
जो नेचर में डिकम्पोज होने के बाद जो खाद का निर्माण हुआ उस खाद को हम क्या कहेंगे? तो ये जो सब्सटेंस है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये नेचर में डिकम्पोज हो गए। डिकम्पोज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मैन्योर में। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज डिकम्पोज इनटू मैन्योर। मैन्योर का मतलब ऑर्गेनिक खाद। कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट पॉइंट, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होंगे क्या वो नेचर के लिए हार्मफुल होंगे क्या? क्योंकि नेचर में ये डिकम्पोज होकर के किस चीज़ का निर्माण कर देते हैं? मैन्योर का निर्माण कर दिए। सो दैट दीज सब्सटेंसेज आर नॉट हार्मफुल फॉर नेचर। These substances are not harmful to the nature या atmosphere। कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हम किस सब्सटेंस को कहेंगे? तो द सब्सटेंसेज विच डिकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉइस्चर, एयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में, मॉइस्चर और एयर की उपस्थिति में डिकम्पोज हो जाएंगे। हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और किस में डिकम्पोज हो जाएंगे ये? तो मैन्योर में डिकम्पोज हो जाएंगे। चूँकि ये मैन्योर में डिकम्पोज हो जाते हैं, सो दैट इस सब्सटेंस का एटमॉस्फेयर के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई प्रॉब्लम समझने में? सेकेंड हम स्टडी करने जा रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज किसे कहेंगे? वह सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉइस्चर, एयर की उपस्थिति में डिकम्पोज नहीं किया। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हम उस सब्सटेंस को क्या नाम देंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। समझ में आ रही है? तो द सब्सटेंस which does not decompose in the presence of microorganism, moisture, एयर, नोन एज, हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। क्लियर? वह सब्सटेंस जो नेचर में डिकम्पोज नहीं किया, तो उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अगर नेचर में डिकम्पोज नहीं किए, यानी कि नेचर के लिए वो हार्मफुल चीज़ है, तो दिस सब्सटेंसेज आर हार्मफुल फॉर नेचर। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज क्या हार्मफुल है नेचर के लिए? तो नेक्स्ट पॉइंट, दीज सब्सटेंसेज आर हार्मफुल फॉर एटमॉस्फेयर। वातावरण के लिए क्या है? ये हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है वातावरण के लिए? पहले इस चीज़ को समझ जाइए। प्लास्टिक्स, जितनी भी सिंथेटिक
फाइबर हैं, प्लास्टिक्स हैं, सारे के सारे किस नेचर के हो जाएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स, प्लास्टिक्स या सिंथेटिक फाइबर, ये सब किस नेचर के हो जाएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के हो जाएंगे। और बायोडिग्रेडेबल नेचर के कौन कौन से सब्सटेंस हो जाएंगे? एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी और अदर नेचुरल सब्सटेंसेज। अदर नेचुरल सब्सटेंसेज, हाँ, अदर नेचुरल और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। समझ में आ रही है? जो नेचर में डिकम्पोज हो सके वो किस नेचर का हो जाएगा? बायोडिग्रेडेबल। और जो नेचर में डिकम्पोज नहीं हो सके वो किस नेचर का हो जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक्स नेचर में डिकम्पोज नहीं होता है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज जो हैं, पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा सब्सटेंस होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। यानी कि दीज सब्सटेंसेज are responsible for pollution। पॉल्यूशन के लिए ये सब सब्सटेंस क्या है? काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। ए बालक, इधर ध्यान दो। पॉल्यूशन के लिए हार्मफुल कैसे होता है? अब इस चीज़ को समझिए। ब्लीचिंग पाउडर, ये कैसा सब्सटेंस है? तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ब्लीचिंग पाउडर हम लोग नाला वगैरह में मच्छरों को मारने के लिए, जहाँ पानी जमे हुए होते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर नेचर में ये डिकम्पोज नहीं होता है। तो जब डिकम्पोज नहीं होगा तो ये तो केमिकल सब्सटेंसेज का बना हुआ है ना। ब्लीचिंग पाउडर किसका बना हुआ है? केमिकल सब्सटेंसेज का। क्या फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2। इसका फार्मूला क्या हुआ? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, नेचर में ये डिकम्पोज नहीं करते हैं, लेकिन ये नेचर में उपस्थित बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेज के साथ रिएक्शन करके टॉक्सिक सब्सटेंस का निर्माण करता है नेचर में। जैसे प्लास्टिक्स हो गए, प्लास्टिक्स भी हो गया, ये किस नेचर का हो गया? नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का हो गया। तो प्लास्टिक किससे बने हुए हैं? कंसिस्ट बाय केमिकल सब्सटेंसेज। केमिकल सब्सटेंसेज का ये बना हुआ है। समझ में रही है? अब ये केमिकल सब्सटेंस नेचर में जो केमिकल सब्सटेंस हैं उसके साथ रिएक्शन किया। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? प्लास्टिक्स नेचर में अगर प्लास्टिक का यूज किए आप और प्लास्टिक ख़राब हो गया तो फिर आप उसको फेंक देते हैं। तो फेंक दिए तो कहाँ गया? सॉइल में गया। तो सॉइल में प्लास्टिक गया तो सॉइल में तो ये डिकम्पोज नहीं हुए प्लास्टिक। जब सॉइल में डिकम्पोज नहीं हुए तो प्लास्टिक अब आगे क्या करता है उसको देखिए। प्लास्टिक किसका बना हुआ है? कंसिस्ट बाय केमिकल सब्सटेंसेज। केमिकल सब्सटेंस का प्लास्टिक बना हुआ है। अब ये केमिकल सब्सटेंस नेचर में जो केमिकल सब्सटेंस है उसके साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या बना दिया? टॉक्सिक सब्सटेंसेज का निर्माण कर दिया। तो दिस प्लास्टिक्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज
इन नेचर, चाहे जो भी हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, वो सॉइल में जाने के बाद वो क्या कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या हो गया, जहरीला चीज़। तो नेचर में क्या चीज़ का निर्माण कर दिया, जहरीला चीज़ का निर्माण कर दिया। और जहरीला चीज़ यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस का निर्माण कर दिया, तो ये नेचर के लिए हार्मफुल है कि नहीं। सो दैट दिस सब्सटेंसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। ओके, जल्दी से राइट कर लीजिए इसको। अब हम लोग बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है एंड थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। क्लियर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब क्या हो गया, वह प्लास्टिक जिसे एक बार मेल्ट करके डिजायर शेप में बना लिया गया। क्लियर। प्लास्टिक को क्या किया गया, मेल्ट किया गया और मेल्ट करके डिजायर शेप में बना लिया। जैसे आप देख रहे हैं ये स्विच, ये भी प्लास्टिक है। प्लास्टिक है कि नहीं है ये स्विच। तो ये जो स्विच प्लास्टिक है, इसको बना करके इसको कंप्लीट सेट कर दिया गया। तो अब इसको दोबारा अगर चाहोगे कि हम इसको पिघला करके फिर दोबारा हम इसका कोई अदर आइटम बना ले, तो ये संभव नहीं है। क्लियर। यानी वह प्लास्टिक जिसे दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, उस प्लास्टिक को क्या कहेंगे हम, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर। यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक है, द प्लास्टिक विच कांट बी रीमोल्डेड, विच कांट बी रिसाइकल इन डिजायर शेप, सच प्लास्टिक्स आर नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी एक बार अगर सेट कर गया तो फिर दोबारा वो उसको रिसाइकल करके फिर दोबारा हम अदर प्लास्टिक का आइटम बनाने के सेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो उस प्लास्टिक को क्या कहेंगे हम, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से जानेंगे। और ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होंगे, ये प्लास्टिक हीट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट जो है सो जल रहा है बल्ब अंदर में, ये प्लास्टिक है कि नहीं है, पिघल जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये पिघला नहीं है। यानी हीट का क्या ज़्यादा इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता है। जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन। अब देखो गैस, हम लोग खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं। तो प्रेशर कुकर के हैंडल में काला कलर का प्लास्टिक लगा हुआ है हैंडल में, और उसका ढक्कन जो होता है उसके अंदर में गैस किट लगा हुआ होता है, प्लास्टिक का है। तुम कुकर को टच करो आग पे रख करके तो तुम्हारा हाथ जल सकता है, इतना हीट है उसमें, लेकिन वो प्लास्टिक गला नहीं गला। यानी कि हीट के प्रति वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। और उस प्लास्टिक को जब हम जलावेंगे तो डायरेक्ट वो जल जाएगा, और जल करके छोटा छोटा टुकड़ा गिरेगा और एकदम राख बन जाएगा। क्लियर। तो उस प्लास्टिक को क्या कहेंगे हम, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक किसे बोला गया, वह प्लास्टिक जिसे हम एगेन एंड एगेन रिसाइकल कर सकते हैं और रिसाइकल करके फिर उसको डिजायर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा प्लास्टिक का चेयर है, अगर ये टूट जाता है तो तुम कबाड़ी वाले को बेच दिए, कबाड़ी वाला अब इस चेयर को फैक्ट्री वाले को दे देगा जहाँ प्लास्टिक का आइटम तैयार होता है, प्लास्टिक का गुड्स तैयार होता है। वहाँ पे इस प्लास्टिक को क्या करेगा, फिर इसको मेल्ट कर देगा, हीट करके पिघला दिया, और पिघला करके फिर इसका चेयर बना लिया या कोई दूसरा गुड्स आइटम बना लिया प्लास्टिक का। तो इस चेयर को रिसाइकल किया गया, बार बार टूट गया, बेच दिए, फिर ख़रीद करके लाए, फिर टूटा, फिर बेच दिए, फिर वो फैक्ट्री में चला गया, फिर वो फैक्ट्री से रिसाइकल होकर मार्केट में आ गया।
तो यानी कि ये जो प्लास्टिक हैं, इस प्लास्टिक को क्या कहेंगे हम? थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक जो होंगे वो हीट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होंगे। अब जैसे कि हम सब्ज़ी लाते हैं तो आजकल पॉलीथीन में दे रहा है, प्लास्टिक वाला पॉलीथीन में सब्ज़ी दे रहा है, देना हार्मफुल है, बहुत हार्मफुल है ये, वेरी हार्मफुल। प्लास्टिक्स आर वेरी हार्मफुल फॉर पॉल्यूशन एंड हेल्थ ऑल्सो। इसलिए प्लास्टिक के बैग में सब्जी वगैरह या कोई भी खाद्य पदार्थ लाना नहीं चाहिए। तो वो प्लास्टिक का बैग तुमको दिया, झोला दिया, अब उस प्लास्टिक के झोले को माचिस का तिल्ली लगाकर देखो, वो श्रिंक करेगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। और देखना उसको तुम कि जो नीचे से बर्निंग पॉइंट होगा वहाँ पे, वहाँ वो प्लास्टिक पहले पिघलेगा, मेल्ट करेगा, तब वो जलना स्टार्ट करेगा। यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जलाने के समय पहले वो मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद वो बर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे जलते जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे प्लास्टिक मेल्ट करते जाएगा, जलते जाएगा। ये इस प्लास्टिक का नेचर हो गया। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नेचर क्या है? अगर हम इसको जलाया, मान लेते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको यदि हम जलाया तो डायरेक्ट ये जलना शुरू कर दिया। और यदि थर्मोप्लास्टिक है तो डायरेक्ट नहीं जलेगा, जलाया तो पहले यहाँ मेल्ट करेगा, समझ में आ रही है ना, तब वो जलना शुरू करेगा। कोई प्रॉब्लम? जैसे पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक हो गया, बैकेलाइट मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। तो सबसे पहले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में लिखेंगे हम लोग क्या? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स the plastics which can't be recycled in desired shape known as thermosetting प्लास्टिक। क्लियर? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहेंगे? वह प्लास्टिक जो डिजायर शेप में, जिसे हम रिसाइकल नहीं कर सके, हम उस साइकिल को उस प्लास्टिक को क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज एक ही टाइम, वन टाइम यूज इसका होगा। टूट जाने के बाद फिर दोबारा उसका यूज रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। तो these plastics having one time use, क्लियर? और ये प्लास्टिक जो होते हैं हीट के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं, नो सेंसिटिव टुवार्ड्स हीट। हीट के प्रति ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो वो डायरेक्ट बर्न कर जाता है। क्लियर? दीज प्लास्टिक्स बर्न्स डायरेक्टली, यानी ये मेल्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट ये बर्न करना शुरू कर देते हैं। कोई दिक्कत समझने में? लेकिन ये प्लास्टिक जो होते हैं इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं? प्लास्टिक इंसुलेटर होते हैं। इसके अंदर में करंट है, स्विच है, आप टच करते हैं करंट तो नहीं मारता है, यानी दिस प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर इन नेचर। दिस प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर इन नेचर, यानी ये इंसुलेटर होते हैं। क्या ये नेचर में डिकम्पोज करेंगे? नो। तो दिस प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, सो वेरी हार्मफुल फॉर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के लिए ये प्लास्टिक हार्मफुल है या नहीं है? और ये प्लास्टिक जब जलेगा तो जलने के बाद डिफरेंट टॉक्सिक गैसेज नेचर में प्रोड्यूस करेगा, सो दैट ये प्लास्टिक
अगर जले तब भी डिफरेंट टॉक्सिक गैसेज को नेचर में प्रोड्यूस करेगा। अगर इसको अब सॉइल में फेंक देंगे तो सॉइल को ये फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को भी ये क्या करेगा, कम कर देगा। क्लियर? यानी ये पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के लिए ये प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? क्लियर? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहा, फिर से समझ लीजिए। वह प्लास्टिक जिसे हम मेल्ट करके बार बार उसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, डिजायर शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हम उस प्लास्टिक को क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं इसका हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, चूँकि टूट जाने के बाद फिर इसको हम रिसाइकल कर नहीं सकते हैं। ये जो प्लास्टिक हैं ये हीट के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये प्लास्टिक डायरेक्ट बर्न कर जाते हैं। ये जो प्लास्टिक होते हैं इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर नेचर के होते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में क्या होता है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल बैकेलाइट, मेलामाइन, ये सब जो हैं प्लास्टिक बेस्ट प्लास्टिक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में ये किस नेचर का हो जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब नेक्स्ट प्लास्टिक क्या है आपका? थर्मोप्लास्टिक्स। यानी थर्मोप्लास्टिक किसे कहेंगे? वह प्लास्टिक जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसको मेल्ट करके डिजायर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस प्लास्टिक को क्या कहेंगे? हम थर्मोप्लास्टिक के नाम से जानेंगे। यानी द प्लास्टिक्स विच कैन बी, वैसे नहीं करो, remolded in desired shape, in desired shape again and again, बार बार, known as, उस प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक। क्लियर? और क्या ये प्लास्टिक का यूज एक टाइम होगा? चूँकि रिसाइकल बार बार कर सकते हैं तो अगेन एंड अगेन यूज हो जाएगा इसका, अगेन एंड अगेन यूज। नेक्स्ट, ये प्लास्टिक हीट के प्रति सेंसिटिव होते हैं कि नहीं? तो हीट के प्रति सेंसिटिव होते हैं ये, वेरी सेंसिटिव टुवार्ड्स हीट, हीट के प्रति ये सेंसिटिव होते हैं। क्या ये प्लास्टिक डायरेक्ट जलने लगते हैं? नहीं, फर्स्ट मेल्ट आफ्टर बर्न। दिस प्लास्टिक having nature to melt first, after then burn। क्लियर? पहले मेल्ट करेगा उसके बाद वो जलना स्टार्ट करेगा। क्या ये प्लास्टिक इंसुलेटर होते हैं कि नहीं होते हैं? ये भी प्लास्टिक इंसुलेटर इन नेचर।
क्या इस प्लास्टिक के ऊपर एसिड का इफेक्ट होता है? तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ एसिड। क्या इसमें एसिड का इफेक्ट होता है? तो इस पे भी एसिड का इफेक्ट नहीं होता है, तो नो इफेक्ट ऑफ, ये लिख दीजिए, नो इफेक्ट ऑफ एसिड और केमिकल्स। कोई प्रॉब्लम इसमें? और ये भी प्लास्टिक क्या बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं? कोई भी प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नेचर के नहीं हैं। तो दीज प्लास्टिक्स आर नॉट biodegradable, so also responsible for pollution, so responsible for pollution। कोई दिक्कत समझने में? एग्जाम्पल के रूप में प्लास्टिक्स, पीवीसी क्या कहलाया? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सब क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक का। तो थर्मोप्लास्टिक ऐसा सब्सटेंस होगा, वह सब्सटेंस जो नेचर में बायोडिग्रेडेबल होगा या नहीं होगा? बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहेंगे? वह प्लास्टिक जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, हम उस प्लास्टिक को क्या नाम देंगे? थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक का यूज हम बार बार कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं हीट के प्रति। थोड़ा सा भी हीट लगेगा वो मेल्ट सिकुड़ना शुरू कर देगा, मेल्ट करना शुरू कर देगा। ये प्लास्टिक जो है जलने के पहले क्या होता है? ये प्लास्टिक पहले मेल्ट करता है, आफ्टर देन जलना शुरू होता है। ये जो प्लास्टिक होते हैं क्या ये कंडक्टर नेचर के होते हैं? तो नो, नॉट कंडक्टर इन नेचर। दिस प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर इन नेचर। क्या इस प्लास्टिक के ऊपर एसिड का इफ़ेक्ट होता है? तो एसिड के साथ साथ अदर केमिकल्स का भी इफ़ेक्ट इसके ऊपर नहीं होता है। नो इफ़ेक्ट ऑफ एसिड एंड अदर केमिकल्स। क्लियर? यहाँ भी लिख दीजिए इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ एसिड एंड अदर केमिकल्स। और दोनों प्लास्टिक का यूज हम लोग डेली दैनिक जीवन में करते हैं। पीवीसी का भी हम लोग स्टडी करेंगे प्लास्टिक पॉइंट में। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जाने जाते हैं। या प्लास्टिक्स क्या है? पॉलीथीन का स्टडी हम लोग किए थे। वो सारा का सारा कैसा हो जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक ग्रुप में। बैकेलाइट, मेलामाइन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह, पीवीसी, पॉलीथीन। कोई दिक्कत समझने में? चलिए राइट कीजिए इसको।